हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सामाजिक जीवन में। आज हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश के बारे में। संपूर्ण नॉलेज, संपूर्ण ज्ञान इस वीडियो में हम देने का प्रयास करेंगे। आप हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुप्त साम्राज्य का उदय 3वीं शताब्दी के अंत में कौशाम्बी में हुआ। स्थापना इसकी श्रीगुप्त ने किया था। 240 ईस्वी से 280 ईस्वी के बीच इसका शासनकाल था। श्रीगुप्त स्वतंत्र शासक नहीं था, लिच्छवियों या शकों का सामंत था। श्रीगुप्त के बाद उसका उत्तराधिकारी घटोत्कच गुप्त साम्राज्य के गद्दी पर बैठा। 280 से 320 ईस्वी के बीच इसका शासनकाल रहा। गुप्त वंश का प्रथम एवं स्वतंत्र शक्तिशाली राजा चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसका कि 319 से 334 ईस्वी तक शासनकाल रहा। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है। अपने राज्यारोहण के समय चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत करता है चंद्रगुप्त प्रथम, और लिच्छवियों की वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करता है और चंद्रगुप्त प्रथम व कुमार देवी के चित्रों से युक्त सोने के सिक्के जारी करता है। इसके बाद गुप्त वंश का महान राजा एक और आता है समुद्रगुप्त, जो कि 335 ईस्वी से 380 ईस्वी के बीच इसका शासनकाल रहता है। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था ये समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख उसके मंत्री कवि हरीश सिंह द्वारा रचित प्रयागप्रस्थी में मिलता है, जो कि चंपू शैली में लिखा गया था। प्रयागप्रस्थी में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा गया है। प्रयागप्रस्थी अशोक के इलाहाबाद स्तंभ पर संस्कृत में खुदा हुआ है। वहीं पर लिखा है कि आर्यावर्त उत्तर भारत को कहते हैं और समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 राजाओं को हराया था एवं दक्षिण पथ के दक्षिण भारत को कहते हैं और वहां के 12 राजाओं को हराया था। समुद्रगुप्त ग्रह, अनुग्रह और मोक्ष की नीति का पालन करता है। संगीत के क्षेत्र में रुचि था। वीणा बजाते हुए सिक्के में दिखाया गया है। समुद्रगुप्त ने विक्रमांक की उपाधि धारण किया था। साथ ही साथ समुद्रगुप्त को कविराज भी कहते हैं। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त को उपहार भेंट कर बोध गया में एक विहार बनवाने की अनुमति प्राप्त किया था और विहार बनवाया था। समुद्रगुप्त जो था वो कवि था, विद्वान था, वीर था, वीणा वादन था, सभी चीज में कुशल था। समुद्रगुप्त के विजय अभियान तथा युद्ध में कभी न हारने के कारण भारत का नेपोलियन कहते हैं, स्मिथ महोदय ने कहा। इसके बाद गुप्त वंश में एक अयोग्य शासक उस समय के लिए आता है, रामगुप्त, जो कि बहुत ही अयोग्य था। विशाख दत्त के ग्रंथ देवी चंद्रगुप्तम में इसका उल्लेख है कि चंद्रगुप्त के भाई रामगुप्त का शासन था, जो शकों से पराजित होकर अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शकों को सौंप रहा था। परंतु चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया और अपने भाई रामगुप्त को मारकर ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल आता है। चंद्रगुप्त को विक्रमादित्य भी कहते हैं। 380 से 412 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। दिल्ली के पास महरौली का लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। इसके दरबार में कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी, प्रभागुप्त, अमर सिंह, वरुचि आदि जैसे नवरत्न रहते थे। इसके काल में चीनी यात्री फाहियान भारत की यात्रा करता है। फाहियान 399 से 414 ईस्वी तक भारत में रहता है। सर्वप्रथम चांदी के सिक्के इसी शासनकाल में चलवाया गया था। चंद्रगुप्त के बाद कुमारगुप्त आता है, जिसे गोविंद गुप्त भी के नाम से जाना जाता है। कुमारगुप्त का शासनकाल 412 ईस्वी से 455 ईस्वी तक था। कुमारगुप्त से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय भारत की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, जबकि विश्व की बारे में बात करें तो वह तक्षशिला विश्वविद्यालय है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, और तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना राजा तक्ष ने किया था। कुमारगुप्त के बाद उसका बेटा स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अगला शासक बनता है, जिसका कि 455 से 467 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। इसी के समय में भारत में विदेशी आक्रमण होने लगता है, जो कि हुनों का आक्रमण होता है। और ये क्वेश्चन आता है कि हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में आता है, जिसमें कि हुनों में तोड़मान और मिहिर कुल का शासक का नाम आता है, जो कि शैव धर्म का अनुयायी था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में सौराष्ट्र के सामंत गवर्नर पर्णदत्त ने प्रसिद्ध सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। स्कंदगुप्त के बाद
गुप्त साम्राज्य कमजोर पड़ता है और गुप्त साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर लड़खड़ाने लगता है। इसके बाद स्कंदगुप्त के बाद पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त आदि जैसे कमजोर अयोग्य शासक आते हैं। अंतिम शासक भानुगुप्त था गुप्त साम्राज्य का। इसके बाद गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाता है। आइए बात करते हैं गुप्त काल में प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। तो अधिकारियों के वर्ग को अमात्य कहते थे और प्रांतों को मुक्ति कहते थे। आइए अब समझते हैं गुप्त काल में जो है अधिकारी या मंत्री का कार्य क्या था। तो ऊपरी या भौगोलिक या भुक्ति का प्रमुख था, विषयपति ये जिला प्रमुख था, पुरपाल नगर प्रमुख था, ग्रामिक ग्राम का प्रमुख था, कुमार मात्य या युवराज यह प्रांतीय प्रमुख था, संधि विग्राहिक जो था युद्ध एवं विदेशी मामलों का मंत्री था, महाबलाधिकृत जो था प्रधान सेनापति था, और महादंड नायक जो था पुलिस विभाग का प्रमुख था, और साधारण कर्मचारी पुलिस विभाग के जो थे उसे चाट एवं भाट के नाम से जाना जाता था। सर्वाध्यक्ष मुख्य सचिव था, धर्म महापात्र नैतिक सिद्धांतों का प्रचार था। तो गुप्त साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था के बाद आइए बात करते हैं हम गुप्त साम्राज्य गुप्त वंश का सामाजिक एवं धार्मिक व्यवस्था के बारे में। तो वर्ण व्यवस्था पूर्णतः जन्म पर आधारित हो गया था यहाँ पर, और जाति बंधन बहुत ही कठोर हो गया था। उज्जैन का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र माना जाता है। गुप्त काल में ही सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किया गया था, और स्वर्ण मुद्राएं को गुप्त काल के जो अभिलेख थे अभिलेखों में दिनार कहा गया है। कर्मकांड में वृद्धि होता है यहाँ पर, और शूद्रों की स्थिति में थोड़ा सुधार होता है। कृषि कार्य वो कर सकते थे। शूद्रों को रामायण महाभारत व पुराण सुनने का अधिकार यहाँ पे था। दास प्रथा का प्रचलन भी था। स्त्री शिक्षा में कमी होता है। साथ ही साथ यहाँ पर सती प्रथा का प्रारंभ होने से स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आता है। स्त्रियों के सामाजिक जीवन में अभाव से उनकी दशा में गिरावट का पता चलता है। एक अभिलेख है एरन अभिलेख, जो कि 510 ईस्वी में भानुगुप्त से संबंधित है। उसमें यह सती प्रथा का सबसे पहले प्रचलन यहाँ पर देखने को मिलता है। विधवा विवाह, सती धन तथा सामाजिक धार्मिक कार्यों में स्त्रियों की अनिवार्य उपस्थिति से उनका सम्मान भी प्राप्त था। गायन व नृत्य लोकप्रिय खेल था। स्त्री प्लस पुरुष मिलकर इस खेल में भाग लेते थे। फाइयान ने लोगों के उच्च नैतिक स्तर, सर्वश्रेष्ठ जीवन की प्रशंसा किया है। भू राजस्व आय का प्रमुख स्रोत था। गुप्त काल में पैठन प्रमुख व्यापारिक मंडी था। साधारण आवश्यकता की वस्तुएं कौड़ियों के भाव में यहाँ पर उपलब्ध था। सामंतवाद का प्रारंभ गुप्त काल में ही कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण था। उपज का 1/6 से लेकर 1/2 भू राजस्व था गुप्त काल में। ब्राह्मणों एवं अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि जो है दान दिया जाता था, जिसे कर मुक्त भूमि कहा जाता था। ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि ब्रह्मदेय तथा ग्राम अग्रहार कहलाते थे। भूस्वामियों व शासकों द्वारा कृषकों व मजदूरों से कराई जाने वाली बेगार को वृष्टि कहते थे उस समय। गुप्त काल में व्यापारियों तथा शिल्पियों की श्रेणियों का अस्तित्व चल रहा था। गुप्त काल में ही विशाल जलयान निर्माण में भारत यूरोप से आगे था, जो कि ताम्रलिप्ति बंदरगाह था, बंगाल में पड़ता है। इस काल का प्रमुख बंदरगाह था। वहाँ से जहाज दक्षिण पूर्वी देशों में रवाना होती थी। इसके बाद आइए बात करते हैं गुप्त काल की धार्मिक व्यवस्था के बारे में। तो गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। असिक्कता के मामले में जैन व बौद्ध धर्म से भिन्न था। अधिकांश गुप्त शासक जो था वो परम भागवत की उपाधि धारण के साथ साथ गुरु राजक चिन्ह धारण करते थे। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान के साथ ही साथ शैव, शाक्त व सूर्य पूजा का प्रचलन भी बढ़ गया। नालंदा का बौद्ध विहार गुप्त काल में बनाया गया था, जिसे गुप्त शासकों ने 200 गांव दान में दिए थे। द्वितीय जन संगति का वल्लभी में आयोजित गुप्त काल के अंत में ही हुआ था। बौद्ध धर्म उच्च अवस्था में पंजाब, अफगानिस्तान, मध्य भारत में था, जबकि जैन धर्म मथुरा, वल्लभी गुजरात व पुंडुवर्धन बंगाल में था। तो ये था गुप्त काल की धार्मिक व्यवस्था। इसके बाद हम लोग बात करेंगे गुप्त काल का कला साहित्य के बारे में। तो गुप्त काल की प्राचीन
भारत का स्वर्ण युग माना जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद मंदिर निर्माण की शुरुआत गुप्त काल में ही हुआ था, जबकि मूर्ति पूजा की शुरुआत इससे जो पहले हमारा वीडियो आया था मौर्योत्तर काल में शुरू हुआ था। गुप्त काल के प्राचीनतम मंदिर के बारे में बात करें तो बुमरा का मंदिर जो शिव मंदिर है सतना में है। देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर प्रथम शिखर युक्त मंदिर है। सारनाथ का धामेक स्तूप, मथुरा, सारनाथ व पाटलिपुत्र गुप्त काल के मंदिर के केंद्र थे। धर्मचक्र परिवर्तन अवस्था में बुद्ध की मूर्ति सारनाथ में ही है। शेषशाही विष्णु की मूर्ति शिवगढ़ में है। वराह की मूर्ति उदयगिरी में है। मंदिर निर्माण की शैली 3 प्रकार की शैली थी। उत्तर भारत में नागर शैली थी, मध्य भारत में बेसा शैली थी और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली थी। प्राचीन भारत के प्रमुख ग्रंथ व रचयिता के बारे में आइए बात करते हैं। पाणिनि ने अष्टाध्याय जो है व्याकरण है। पतंजलि महाभाष्य व्याकरण है। कालिदास भारत के शेक्सपियर कहा जाता है इसे। इसने नाटक लिखा था अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, मालविकाग्निमित्रम। इसके बाद महाकाव्य में ऋतु संहार, मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभव इत्यादि कालिदास के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसके बाद भारवी ने कृतार्जुनो यम, शूद्रक ने मृक्ष कटिकम, विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा रक्षक, देवी चंद्रगुप्तम, भास की सपन वासदत्ता, अमर सिंह की अमरकोश जो शब्द व्याकरण है, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, विश्व में कई भाषाओं में यह अनुवादित है। भट्टी काव्य था। वात्स्यायन कामसूत्र के रचयिता थे। वात्स्यायन कामसूत्र और आचार्य सिद्धसेन न्याय वार्ता का ग्रंथ। साथ ही साथ वारामिहिर, वृत्त संहिता, पंच सिद्धांतिका, आर्यभट्ट गणितज्ञ था। आर्यभट्टीय सूर्य सिद्धांत, रोमन सिद्धांत इत्यादि पुस्तक इसने लिखा था। नागार्जुन रसायन शास्त्री था। माध्यमिक सूत्र रस रत्नाकर लिखा था। वाग्भट चिकित्सक था। आयुर्वेद ग्रंथ अष्टांग हृदय इसने लिखा था। धनवंतरी चिकित्सक था। नवनीतकम आयुर्वेद ग्रंथ है ये। साथ ही साथ भरत मुनि नाट्य शास्त्र, मृत्युंग प्रबंधन, चिंतामणि था। तो ये था गुप्त साम्राज्य गुप्त काल में ग्रंथ और उसके रचयिता कर्ता। इसके बाद आइए बात करते हैं हम लोग गुप्त काल के महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में। तो अजंता के गुफाओं के चित्र जो है बौद्ध धर्म की जातक कथाओं से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अजंता का बाग गुफाओं में सातवाहन, गुप्त व वाटाकक काल में वास्तुकला व चित्रकला प्रथम शताब्दी से 7वीं शताब्दी में हुआ था। आर्यभट्ट कुसुमपुर का रहने वाला था, जो पटना में है कुसुमपुर, और इसी ने पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमता है सर्वप्रथम पता लगाया था। आर्यभट्ट व भास्कर जो था प्रथम जैसे गणितज्ञ इसी काल में थे। वारामिहिर व ब्रह्मगुप्त ज्योतिष वैज्ञानिक गुप्त काल में थे। सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की विशाल ताम्र प्रतिमा व महरौली का लौह स्तंभ गुप्त काल की उन्नत धातु कला के उदाहरण हैं, जो कि आज से 1700 वर्ष पुराना है, जो जंग मुक्त है अभी। गुप्त काल की राजकीय भाषा जो था तो प्राकृत था। चांदी के सिक्कों को रुपया कहा जाता था उसमें। तो ये था हमारा संपूर्ण गुप्त वंश गुप्त काल का संपूर्ण ज्ञान नॉलेज। क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। प्राचीनतम भारत के ये महत्वपूर्ण चैप्टर गुप्त वंश का हमने चर्चा किया। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।